नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर पुरुषोत्तम। और आज के इस सेशन में हम लोग जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें हमारा है अर्थ मूवमेंट्स, भू संचलन। तो आज हम लोग भू संचलन पर बात करेंगे कि भू संचलन है क्या, और एक ऐसा टॉपिक है भू संचलन कि भू संचलन अगर आप टॉपिक कर लेते हैं तो बाकी की जो भी सिलेबस में दिया हुआ है बीपीएससी के, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थक्वेक है, वल्केनिज्म है, डेबिस है, और इसके बाद हमारा ये नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा, अन्य भी जो सिलेबस में भूआकृति विज्ञान में जो मेंशन है टॉपिक, उसका संबंध इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी हमारी शब्दावली है भूगोल की, जिसका संबंध भूआकृति विज्ञान से है, वो सारे के सारे इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं और इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए ये टॉपिक अर्थ मूवमेंट भूगोल के शब्दावली का भंडार है। इसमें एक एक शब्द जो है वो आगे के टॉपिक के लिए हमारे आधार बनते हैं। इसलिए चाहते हुए या ना चाहते हुए, हमारी इच्छा हो या ना इच्छा हो, फिर भी इस टॉपिक को हमें करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे के टॉपिक का आधार प्रदान करता है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। एक एक शब्द का कुछ सारगर्भित, एक एक शब्द जो है आप सारगर्भित है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है बीपीएससी में जो हम करेंगे, वैसे तो पहला है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट है, लेकिन उसको करेंगे हम लोग। लेकिन उसमें जस्ट नीचे जो है मेंशन किया हुआ अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट्स हिंदी में बोलते हैं भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट, ये हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। इसे हिंदी में हम बोलते हैं भू संचलन। भू संचलन क्या? भूमि में संचलन, भूमि में मूवमेंट। जो हमारा अर्थ होता है, भूमि मतलब कि अर्थ में मूवमेंट, अर्थ में संचलन, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले कुछ बातों को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, भू संचलन जो है, भू संचलन, इसका संबंध जो है, भू संचलन का संबंध जो है पृथ्वी की जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स एवं एक्सोजेनेटिक फोर्स है, उससे है, दोनों का संबंध। भू संचलन अंतर्जात बल प्लस बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, दोनों का संयोग है भू संचलन। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा जो प्रभावी है, जो डोमिनेंट है, प्रभावी है, वो है हमारा अंतर्जात बल। ठीक है। अब जो हमारा अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल है, इस दोनों को हम लोग भू प्रक्रम भी कहते हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन आपको दे दे भू प्रक्रम क्या है। ठीक है। तो आप अगर हम देखें यहां पर, तो परीक्षा में 3 शब्दों का प्रयोग प्रश्न पत्र तैयार करने में किया जा सकता है। पहला, वैसे सिलेबस में भू संचलन है, लेकिन हो सकता है कि भू संचलन के बदले में हो सकता है भू संचलन या भू प्रक्रम शब्द आ जाए, भू प्रक्रम आ जाए, या भू प्रक्रम के बदले में अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल आ जाए, प्लस बहिर्जात बल आ जाए।
ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी के बारे में एक है कि अब हिंदी जाने अच्छी बात है, और हिंदी में है, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी में ही प्रश्न पत्र को हमें हल करना है। लेकिन जरूरी है कि हम उसके संबंधित अंग्रेजी जो टर्म है उसको भी जरूर जानें। तो भू संचलन को, जैसा कि हमने यहां पर दे दिया है, भू संचलन को हम लोग बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। इंग्लिश शब्द में, इंग्लिश भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। ठीक है। भू प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को दोस्तों, अंतर्जात बल को हम लोग बोलते हैं इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्स। और बहिर्जात बल को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। ये अर्थ मूवमेंट से एक छोटी सी अर्थ मूवमेंट के बदले में अगर कोई शब्द आता है परीक्षा में, तो उससे शब्दों का हमने यहां पर अपने तरफ से एक विस्तार दिया है कि ताकि आपको इसे समझने में सुविधा हो। ठीक है। अब जो है बात करते हैं अर्थ मूवमेंट्स के बारे में। अब डिटेल में अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अर्थ मूवमेंट, भू संचलन जो है, भू संचलन को परिभाषित अगर हम करेंगे तो भू संचलन को परिभाषित करते तो लिखेंगे कि भू संचलन का तात्पर्य भू संचलन का तात्पर्य पृथ्वी में उदग्र या क्षैतिज या तिर्यक भूसंचलन का तात्पर्य पृथ्वी में उदग्र या क्षैतिज या तिर्यक संचलन यानी गति से है। अब यह है कि भूसंचलन का प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ता है। भूसंचलन जो होते हैं, ये भूसंचलन, इनका प्रभाव ये होता है कि स्थलाकृति पर प्रभाव डालते हैं। ये स्थलाकृति पर प्रभाव डालते हैं, और इनका स्थलाकृति पर प्रभाव जो होता है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नकारात्मक प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। दोस्तों, मैं ये जो हम लोगों का क्लास चल रहा है, ये हम चूंकि पहला क्लास है ज्योग्राफी का, इसलिए मैं एक एक शब्द को, कुछ क्लास में एक एक शब्द को मैं विस्तार देना चाहूंगा, और एक एक शब्द को मैं चाहूंगा कि गहराई से समझें। क्योंकि अगर हमने 2-3 क्लास में इन शब्दों को समझ लिया तो हमारे लिए भू आकृतिक विज्ञान जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अभी जो है आप शब्दों को पकड़ने का कोशिश करें, ताकि भूगोल आपके लिए काफी लाभदायक और आसानी से समझने वाला विषय बन सके। तो आइए देखते हैं यहां पर कि नकारात्मक प्रभाव क्या है और सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो नकारात्मक प्रभाव जो है, इसमें क्या होता है कि जो स्थलाकृति है उसका विध्वंस होता है, और सकारात्मक में क्या होता है कि स्थलाकृति का सृजन होता है, निर्माण होता है। सृजन यानी निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है।
अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब भूसंचरण, तो अब फिर हमें बात करनी होगी कि आखिर ये हमारा अस्फलाकृति से क्या तात्पर्य है, ठीक है, विध्वंस से क्या तात्पर्य है और सृजन से क्या तात्पर्य है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। फिर यहां पर बात करेंगे कि उदग्र क्या होता है, क्षैतिज गति क्या होती है, तिर्यक गति क्या होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला शब्द है उदग्र। उदग्र का मतलब होता है उदग्र। उदग्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल का मतलब ये होता है कि कोई अगर ये स्थल खंड है, कोई ये स्थल खंड है, या तो ये ऊपर की तरफ चला जाए या फिर नीचे की तरफ आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट या उदग्र मूवमेंट। दूसरा शब्द है क्षैतिज। क्षैतिज अगर इस प्रकार से अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल ठीक है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोल देते हैं क्षैतिज मूवमेंट या क्षैतिज गति। और एक होता है हमारा तिर्यक। ठीक है, तो तिर्यक में क्या होता है, तिर्यक में क्या होता है कि मूवमेंट हमारी जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक। ठीक है, ये हमारा है ऑब्लिक। ऑब्लिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है इसके फिर टेंजेंशियल भी कह सकते हैं। और टेंजेंशियल, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट जो हमारी जो होती है ना, हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल होता है, वो तिरछा होता है, टिल्टेड होता है। तो इस प्रकार की जब गति होती है पृथ्वी में, उसको हम लोग बोल देते हैं तिर्यक गति। ठीक है, अब है अस्फलाकृति शब्द है। आखिर अस्फलाकृति क्या है, तो आइए समझते हैं कि अस्फलाकृति क्या है। अस्फलाकृति जो महाद्वीपीय भूपटल है, उस भूपटल पे जो विषमता है, हमारा महाद्वीप है उस भूपटल है। ठीक है, हम जानते हैं कि भूपटल की मोटाई जो होती है वो 0 से 33 किलोमीटर के बीच होती है। तो महाद्वीपों पर 0 से 33 किलोमीटर है, लेकिन महासागरों में जो है भूपटल की मोटाई जो है 0 से 5 से 7 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो ये हमारा जो महाद्वीपीय भूपटल है, उस भूपटल पर विषमताएं विद्यमान है। आपने देखा होगा कि पर्वत, पठार, मैदान, गौज, कैनियन, छत्रकशिला या डांग, ये बहुत सारे जो विषमताएं विद्यमान है हमारे अर्थक्रस्ट पर। ठीक है, तो ये जो विषमता होती है, जो धरातल पर विषमता होती है, ये विषमता जो होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं अस्फलाकृति। धरातलीय विषमता, धरातलीय विषमता ही अस्फलाकृति है। ठीक है, धरातलीय विषमता ही जो है उसी को हम लोग अस्फलाकृति कहते हैं। अब ये धरातलीय विषमता अस्फलाकृति है, मतलब कि स्थानीय धरातलीय विषमता ही अस्फलाकृति है। अगर विश्व अपने आप में, अगर हम पूरे अर्थक्रस्ट को माने
तो पूरे अर्थ का भी समता विद्यमान है। स्थानीय स्तर पर भी जो हम देखते हैं अस्थलाकृति के बारे में, वहां भी समता विद्यमान होती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम इसको दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान धरातलीय विषमता ही अस्थलाकृति है, या स्थानीय रूप से विद्यमान धरातलीय विषमता ही अस्थलाकृति होती है। ठीक है, सॉरी, धरातलीय विषमता के भी स्थानीय धरातलीय विषमता की अभिव्यक्ति जो होती है वो अस्थलाकृति से होती है। धरातलीय विषमता की अभिव्यक्ति अस्थलाकृति से धरातलीय विषमता की अभिव्यक्ति जो है वो अस्थलाकृति से होती है। ठीक है, और ये अस्थलाकृति क्या होता है? अस्थलाकृति क्या होता है? धरातल में विषमता है। अब विषमता की अभिव्यक्ति किससे होती है? अस्थलाकृति से होती है। तो अब शब्द उठता है कि अस्थलाकृति की विषमता क्या है। तो अस्थलाकृति की विषमता जो होती है स्थान विशेष के ऊंचाई एवं सबसे निचले बिंदु के बीच का अंतर है। अंतर ही क्या होता है? विषमता है। किसी कोई भी धरातल है, वहां पर सर्वाधिक ऊंचा बिंदु है और सर्वाधिक नीचा बिंदु है, वहां के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा ऊंचावच होता है। ठीक है, ऊंचावच का इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हम मान लेते हैं हमारा सी लेवल है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया कि ये 900 मीटर है, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमने मान लिया ये सी लेवल से है, और यहाँ पे सी लेवल से ये ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग जो है 300 मीटर है। 300 मीटर है। तो यहाँ पर स्थानीय मतलब होता है या, और यहाँ से ऐसा नहीं कि सी लेवल से हमें लेना है, ये हमको लेना है 300 मीटर और 900 के बीच। यहाँ जो अंतर है वो हमारा कितना हो जाएगा? 600 मीटर। तो ये ही हमारा जो होता है वो ऊंचावच होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऊंचावच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अस्थलाकृति हो गया। अब है कि विध्वंसक और सृजनात्मक क्या है। तो भूपटल जो हमारा अस्थलाकृति है उसका भू संचलन का प्रभाव जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पड़ता है। नकारात्मक में हमने जैसा कहा था कि विध्वंसक, इसमें क्या होता है कि जो भू संचलन होते हैं वो उसमें विध्वंस हो जाते हैं, जो उनकी ऊंचाई है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे वो अपर्दित होने लगते हैं। और जो उसका सकारात्मक प्रभाव का पक्ष का मतलब ये होता है कि जो नए भूपटल का सृजन होने लगता है, उसका जो भी स्थल खंड है वो वहां पर नए भूप्रपट्टी का निर्माण होने लगेगा, नए स्थल रूप का निर्माण होने लगेगा। उसे हम लोग बोल देते हैं सकारात्मक भू संचलन। अब यहां एक संक्षिप्त चर्चा हमने कर दी, उसके बाद हम लोग अब आते हैं भू संचलन के बारे में एक नए तरीके से देखने का कोशिश करते हैं।
भू संचलन। भू संचलन दो प्रकार के होते हैं। भू संचलन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, इसको ये टेबल कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी में बनाया ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट। तो भू संचलन ये है, एक है इसे वो बोलते हैं इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक मूवमेंट। और दूसरे को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। इंडोजेनेटिक मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। इंडोजेनेटिक मूवमेंट जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। एक जो होता है इसे हम बोलते हैं सडन, सडन इंडोजेनेटिक, सडन इंडोजेनेटिक मूवमेंट। सडन इंडोजेनेटिक मूवमेंट। और सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोली, स्लोली या ड्रास्ट्रोफिक। या ड्रास्ट्रोफिक इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक मूवमेंट। अब सडन इंडोजेनेटिक मूवमेंट जो है इसके दो भाग होते हैं। सडन इंडोजेनेटिक भाग, सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या है कैसे है। पहले आप इसके क्लासिफिकेशन को समझिए, उसके बाद हम लोग एक एक पक्ष को इसको सावधानी से समझने का कोशिश करेंगे। सडन इंडोजेनेटिक, सडन इंडोजेनेटिक जो होता है इसको जो है दो भाग में, ये जो है इसमें हमारा आ जाता है वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म या वोल्केनोसिटी कहिए, या वोल्केनोसिटी। और दूसरा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वोल्केनोसिटी या वोल्केनिज्म में इसके भी दो हैं। एक है सेंट्रल इरप्शन, और दूसरा है फिशर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन और दूसरा है फिशर इरप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में जानना यह है कि अर्थक्वेक में जो हमारा किस मैग्नीट्यूड का क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, ये बहुत रखता है अर्थ मूवमेंट में। इसके बारे में बात करेंगे। ये सिलेबस में भी दोनों हमारा है, वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। आगे सिलेबस हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो स्लोली है, ठीक है, स्लोली जो या ड्रास्ट्रोफिक जो हमारा ये अर्थ मूवमेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ड्रास्ट्रोफिक जो है इसको हिंदी में अचानक भू संचलन, इसको धीरे धीरे भू संचलन कहा जाता है। और ये जो है दो प्रकार का होता है। ये जो दो प्रकार का होता है,
एक को बोलते हैं एपिरोजेनेटिक, एपिरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट या एपिरोजेनेटिक डायस्ट्रोफिक अर्थ मूवमेंट, और दूसरे को बोलते हैं ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक इसे बोलते हैं महादेश जनक, इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं महादेश जनक। इसको बोलते हैं महादेश जनक, इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी। अब इसके भी सब डिवीजन है, तो आइए देखते हैं एपिरोजेनेटिक के सब डिवीजन। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हम लोगों ने अर्थ मूवमेंट की कर रहे हैं, हम लोग अर्थ मूवमेंट एक लंबा टॉपिक है और ये समय लेता है, लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है कि अगर इसको हम लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, एक एक शब्द की यहां पर व्याख्या जियोमॉर्फोलॉजी संबंधी जो है इसी टॉपिक में मिल जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फ्लो चार्ट के बाद जो है एक एक बात को समझेंगे। हमने तो सिर्फ अभी इंडोजेनेटिक जो अर्थ मूवमेंट है उसका एक फ्लो चार्ट बनाना शुरू किया है। इसमें एक एक शब्द जो आया हुआ है, इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, सडन इंडोजेनेटिक, डायस्ट्रोफिक इंडोजेनेटिक, वल्केनिज, अर्थक्वेक, एपिरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक, सबके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आइए बात करते हैं एपिरोजेनेटिक के बारे में। और ये एपिरोजेनेटिक के भी एपिरोजेनेटिक एपिरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट, एपिरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। अब ये एपिरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट जो है इसके भी दो सब टाइप हो जाते हैं, दो सब क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, एक को एपिरोजेनेटिक जो बल होता है, एपिरोजेनेटिक जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट एक हमारा हो जाता है वर्टिकल मूवमेंट, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं